दोस्तों, जैसे कि अब तक आपने अगले भागों में देखा किस तरह से महाराजा भोज को वह अद्भुत सिंहासन प्राप्त होता है। अद्भुत सिंहासन जिसमें 32 करिश्माई पुतलियाँ थीं और वो महाराजा विक्रमादित्य के गुण के बारे में बताते हैं। अब तक महाराजा विक्रमादित्य के गुण के बारे में 18 पुतलियाँ बता चुकी हैं कि उनकी महानता, उनकी न्यायप्रियता, उनकी दयालुता, कैसे वो न्याय करते थे, क्या उनके अंदर दया की भावना थी, कितना वो दानी थे, सारी चीज़ें राजा भोज को बता चुकी हैं। और राजा भोज आगे जैसे ही बढ़ने वाले होते हैं, 18 पुतली की बात सुनकर जैसे ही एक कदम बढ़ाते हैं कि अब तो मैं सर्वगुण संपन्न हो गया, अब तो मैं इस सिंहासन पर बैठ सकता हूँ, उसी समय 19वीं पुतली रूपरेखा बोल देती है, रुक जाइए महाराज, अभी आपको मेरी परीक्षा देनी है। क्या आपके अंदर यह गुण है? अगर आपके अंदर यह गुण है तभी आप इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं, अन्यथा नहीं बैठ सकते। महाराजा भोज हाथ जोड़कर उस पुतली से कहते हैं, अगली क्या है उनकी महानता, अगली महानता क्या है, उन्हें कृपया हमें भी बताइए, हमें भी उस महानता के बारे में पता चले, जिससे हम भी उस सर्वगुण संपन्न हो जाए। फिर वह 19वीं पुतली रूपरेखा बताना शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके पहले आप सभी का हमारे कहानी के इस चैनल पर बहुत बहुत दिल से स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ऑन कर दें, जिससे हर एक वीडियो की जो है नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और हाँ दोस्तों, हर एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ पे जा कर के हर एक भाग को आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि महाराजा विक्रमादित्य के वो जो 32 गुण थे, वो 32 गुण अपने आप में महान थे। जो भी आदमी वो 32 गुण को जान जाएगा, इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ आदमी वो भी बन सकता है, वो भी अपने अंदर वो गुण ला सकता है। जैसे कि दोस्तों, हम जितनी कहानियाँ ज्ञान को प्राप्त करेंगे उतने हम सर्वगुण संपन्न होंगे। तो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे उन्हें भी ये जानकारी प्राप्त हो और वो भी अपने ज्ञान को बढ़ाए और समाज में एक मान सम्मान बना के रखें। तो दोस्तों, चलिए कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले एक बार प्रेम से बोल दीजिए, जय श्री राम, राधे राधे। दोस्तों, राजा विक्रमादित्य के दरबार में लोग अपनी समस्याएं लेकर न्याय के लिए तो आते ही थे, कभी कभी उन प्रश्नों को लेकर भी उपस्थित होते थे जिनका कोई समाधान उन्हें कहीं नहीं सूझता था। विक्रम उन प्रश्नों का ऐसा सटीक हल निकालते थे कि प्रश्नकर्ता पूर्ण संतुष्ट हो जाता था। ऐसे ही एक टेढ़े मेढ़े प्रश्न को लेकर एक दिन तो तपस्वी दरबार में आए और उन्होंने विक्रम को अपने प्रश्न का उत्तर देने की विनती की। उनमें से एक का मानना था कि मनुष्य का मन ही उसके सारे क्रियाकलाप पर नियंत्रण रखता है और मनुष्य कभी भी अपने मन के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकता है। दूसरा उनके मत से सहमत नहीं था। उसका कहना था कि मनुष्य का ज्ञान उसके सारे क्रियाकलाप को नियंत्रित करता है। मन भी ज्ञान का दास है और वह भी ज्ञान द्वारा दिए गए निर्देशों का ही पालन करता है, ऐसा दूसरे का मत था। राजा विक्रमादित्य ने उनके विवाद के विषय को गौर से सुना, पर तुरंत उस विषय पर कोई अपना निर्णय नहीं दे पाए। उन्होंने उन दोनों तपस्वियों को कुछ समय बाद आने को कहा। जब वह चले गए तो विक्रम उनके प्रश्न के बारे में सोचने लगे, जो सचमुच ही बहुत टेढ़ा था। उन्होंने एक पल सोचा कि मनुष्य का मन सचमुच में बहुत चंचल होता है और उसके वशीभूत होकर मनुष्य सांसारिक वासना के अधीन हो जाता है। मगर दूसरे ही पल उन्हें ज्ञान की याद आई। उन्होंने लगा कि ज्ञान सचमुच मनुष्य को मन का कहा करने से पहले विचार कर लेने को कहता है
और किसी निर्णय के लिए प्रेरित करता। विक्रम ऐसे उलझे सवालों का जवाब सामान्य लोगों की जिंदगी में खोजते थे, इसीलिए वह साधारण नागरिक का वेश बदलकर अपने राज्य में निकल पड़े। उन्हें कई दिनों तक ऐसी कोई बात देखने को नहीं मिली जो प्रश्न को हल करने में सहायता करती। एक दिन उनकी नज़र एक ऐसे नौजवान पर पड़ी जिसके कपड़ों और भावों में उसकी विफलता झलकती थी। वह एक पेड़ के नीचे थका हारा बैठकर आराम कर रहा था। बगल में एक बैलगाड़ी खड़ी थी जिसकी वह कोचवानी करता था। राजा ने उसके निकट जरूर जाकर देखा तो वह उसे एक झलक में ही पहचान गए। वह उनके अभिन्न मित्र सेठ गोपाल दास का छोटा बेटा था। सेठ गोपाल दास बहुत बड़े व्यापारी थे और उन्होंने व्यापार से बहुत धन कमाया था। उनके बेटे की यह दुर्दशा देखकर उनकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसकी बदहाली का कारण जानने को उत्सुक हो गए। उन्होंने उससे पूछा कि उसकी यह दशा कैसे हुई, जबकि मरते समय गोपाल दास ने अपना सारा धन और व्यापार अपने दोनों पुत्रों में समान रूप से बांट दिया था। एक के हिस्से का धन इतना था कि 2 पुश्तों तक आराम से जिंदगी गुजर सकते थे। फिर भी विक्रम ने फिर उसके भाई के बारे में भी जानने की जिज्ञासा प्रकट की। युवक समझ गया कि पूछने वाला सचमुच उसके परिवार के बारे में सारी जानकारी रखता है। उसने विक्रम को अपने और अपने भाई के बारे में सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि जब उसके पिता ने उसके और उसके भाई के बीच सब कुछ बांट दिया तो उसके भाई ने अपने हिस्से के धन का उपयोग बड़े ही समझदारी से किया। उसने अपनी जरूरतों को सीमित रखकर सारा धन व्यापार में लगा दिया और दिन रात मेहनत करके अपने व्यापार को कई गुना बढ़ा लिया। अपने बुद्धिमान और संयमी भाई से उसने कोई प्रेरणा नहीं ली और अपने हिस्से में मिले अपार धन को देखकर घमंड से चूर हो गए। शराबखोरी, रंडेबाजी, जुआ खेलना समेत सारी बुरी आदतें डाल ली। ये सारी आदतें उसके धन के भंडार के तेजी से खोखला करने लगी। बड़े भाई ने समय रहते उसे चेत जाने को कहा, लेकिन उसकी बातें उसे विष समान प्रतीत होती थी। इसके समझ में नहीं आया और नहीं माना। ये बुरी आदतें उसे बहुत तेजी से बर्बादी की तरफ ले गई और 1 वर्ष के अंदर वह कंगाल हो गया। वह अपने नगर के एक संपन्न और प्रतिष्ठित सेठ का पुत्र था, इसलिए उसकी बदहाली का सब उपहास करने लगे। इधर मूर्ख मरने की नौबत आ गई, इधर भूखों मरने की नौबत आ गई। उधर शर्म से मुंह छुपाने के लिए जगह उसका जीना दूभर कर दी। जीवन उसका जीना दूभर हो गया। अपने नगर में मजदूरी की हैसियत से गुजारा करना उसे असंभव लगा तो वहाँ से दूर चला आया। मेहनत मजदूरी करके अब पेट भरता है तथा अपने भविष्य के लिए कुछ भी करने की सोचता है तो धन जब उसके पास प्रचुर मात्रा में था तो मन की चंचलता पर वह अंकुश नहीं लगा सका। धन बर्बाद हो जाने पर उसे सद्बुद्धि आई और ठोकरें खाने के बाद अपनी भूल का एहसास हुआ। जब राजा ने पूछा क्या वह धन आने पर फिर से मन का कहा करेगा तो उसने कहा कि जवाने की ठोकरों ने उसे सच्चा ज्ञान दे दिया है और अब उस ज्ञान के बल पर वह अपने मन को वश में रख सकता है। विक्रम ने तब जाकर उसे अपना असली परिचय दिया तथा उसे कई स्वर्ण मुद्राएं देकर होशियारी से व्यापार करने की सलाह दी। उन्होंने उसे भरोसा दिलाया कि लगन शीतलता से उसे फिर पहले वाली सद्बुद्धि वापस दिला देगी। उससे विदा लेकर वह अपने महल लौट आए क्योंकि अब उनके पास उन तस्वीरों के विवाद का समाधान था। कुछ समय बाद उनके दरबार में वह दोनों तपस्वी समाधान की इच्छा के लिए हाजिर हुए। विक्रम ने उन्हें कहा
कि मनुष्य के शरीर पर उसका मन बार बार नियंत्रण करने की चेष्टा करता है, बार बार नियंत्रण करने की चेष्टा करता है, पर ज्ञान के बल पर विवेकशील मनुष्य मन को अपने पर हावी नहीं होने देता है। मन और ज्ञान में अन्योन्याश्रम संबंध है तथा दोनों का अपना अपना महत्व है। जो पूरी तरह अपने मन के बस में हो जाता है उसका सर्वनाश अवश्यंभावी है। मन अगर रथ है तो ज्ञान सारथी है, बिना सारथी रथ अधूरा है। उन्होंने सेठ के पुत्र को जो उसके जीवन में घटा था उसे विस्तार पूर्वक बताया तो उनके मन में कोई संशय नहीं रहा। उन तपस्वियों ने उन्हें एक चमत्कारी खड़िया दिया जिससे बनाई गई तस्वीरें रात में सजीव हो सकती थी और उसका वार्तालाप भी सुना जा सकता था। विक्रम ने कुछ तस्वीरें बनाकर खड़िया की सत्यता जानने की कोशिश की तो सचमुच में वो खड़िया में वह गुड़ था। अब राजा तस्वीरें बना बनाकर अपना मन बहलाने लगे। अपनी रानियों की उन्हें बिल्कुल भी सुध नहीं रही। जब रानियां कई दिनों के बाद उनके पास आई तो राजा को खड़िया चित्र बनाते हुए देखा। रानियों ने आकर उनका ध्यान बटाया तो राजा को हंसी आ गई और उन्होंने कहा वह भी मन के अधीन हो गए थे। अब उन्हें अपने कर्तव्य का ज्ञान हो चुका है। फिर 19वीं पुतली कहती है, क्या महाराज राजा भोज आपके अंदर एक गुण है? अगर आपके अंदर एक गुण विद्यमान है तो कृपया आप पधार सकते हैं। फिर राजा भोज रुक जाते हैं और उस दिन सिंहासन पर बैठने की इच्छा को त्याग देते। रात भर आते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, क्या वास्तव में ये गुण मेरे अंदर है? क्या ये गुण मैं ला सकता हूँ अपने अंदर? फिर सोच विचार करने के बाद अगले दिन फिर पूजा पाठ प्रक्रिया के साथ सिंहासन की तरफ बैठने के लिए बढ़ते हैं। जैसे ही सिंहासन की तरफ बैठने के लिए बढ़ते हैं 20वीं पुतली ज्ञानमती उन्हें रोक देती। रुक जाइए महाराजा विक्रमादित्य और रुक जाइए महाराजा भोज, क्या आपके अंदर महाराजा विक्रमादित्य के गुण विद्यमान है? फिर महाराजा भोज बोलते हैं, अभी और कौन से गुण चाहिए? वह बोलती है, सुनिए महाराजा भोज, अगर आपके अंदर एक गुण है तो आप बैठिए, अन्यथा आप अभी रुक जाइए। फिर वह पुतली बताना शुरू करती है। राजा विक्रमादित्य सच्चे ज्ञान के ज्ञानमती बताती है, 20वीं पुतली ज्ञानमती बताती है, राजा विक्रमादित्य सच्चे ज्ञान के बहुत बड़े पारखी थे तथा ज्ञानियों की बहुत कद्र करते थे। उन्होंने अपने दरबार में चुन चुन कर विद्वानों, पंडितों, लेखकों, कलाकारों को जगह दे रखी थी तथा उनके अनुभव और ज्ञान का भरपूर सम्मान करते थे। एक दिन वह वन में किसी कारण विचरण कर रहे थे तो उनके कानों में 2 आदमियों की बातचीत का कुछ अंश पड़ा। उनकी समझ में आ गया कि उनमें से एक ज्योतिषी है तथा उन्होंने चंदन का टीका लगाया और अंतर ध्यान हो गए। ज्योतिषी अपने दोस्त को बोला, मैंने ज्योतिष का पूरा ज्ञान अर्जित कर लिया है और अब मैं तुम्हारे भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में सब कुछ स्पष्ट कर सकता हूँ। सब कुछ स्पष्ट मैं बता सकता हूँ। दूसरा उसकी बातों में कोई रुचि न लेता हुआ बोला, तुम मेरे भूत और वर्तमान से पूरी तरह परिचित हो, इसलिए सब कुछ बता सकते हो और अपने भविष्य के बारे में जानने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। अच्छा होता तुम अपने ज्ञान अपने तक ही सीमित रखते। मगर ज्योतिषी रुकने वाला नहीं था। वह बोला, इन बिखरी हुई हड्डियों को, ये जो बिखरी हुई हड्डियों को देख रहे हो, मैं इन हड्डियों को देखते हुए बता सकता हूँ कि ये हड्डियाँ किस जानवर की हैं तथा जानवर के साथ क्या क्या बीता होगा। लेकिन उसके दोस्त ने फिर भी उसकी बातों में अपनी रुचि नहीं जताई।
तभी ज्योतिषी की नज़र जमीन पर पड़ी, एक पद चिन्हों पर गई। उसने कहा, यह पद चिन्ह किसी राजा के हैं और सत्यता की जांच तुम खुद कर सकते हो। ज्योतिष के अनुसार राजा के पांव में ही प्रकृति रूप से कमल का चिन्ह होता है, जो यहाँ अस्पष्ट नजर आ रहा है। उसके दोस्त ने सोचा कि सत्यता की जांच कर ही ली जाए, अन्यथा यह ज्योतिषी बोलता ही रहेगा और बोल बोल के मेरा दिमाग खा जाएगा। पद चिन्हों का अनुसरण करते करते वह जंगल में आते चले गए। जहाँ पद चिन्ह समाप्त होते थे, वहीं कुल्हाड़ी लिए एक लकड़हारा खड़ा था तथा कुल्हाड़ी से एक पेड़ को काट रहा था। ज्योतिषी ने उसे अपने पांव दिखाने को कहा। लकड़हारे ने अपने पांव दिखाए तो उसका दिमाग चकरा गया। लकड़हारे के पांव में प्रकृति रूप से कमल के चिन्ह थे। ज्योतिषी ने जब उससे उसका असली परिचय पूछा तो वह लकड़हारा बोला कि उसका जन्म ही एक लकड़हारे के घर में हुआ है तथा वह कई पुश्तों से यही काम कर रहा है। ज्योतिषी सोच रहा था कि वह राजकुल का है तथा किसी परिस्थिति बस लकड़हारे का काम कर रहा है। अब उसका विश्वास अपने ज्योतिष ज्ञान से उठने लगा। उसका दोस्त उसका उपहास करने लगा तो वह चिढ़कर बोला, चलो चलकर राजा विक्रमादित्य के पांव देखते हैं। अगर उनके पांव में कमल पद चिन्ह नहीं हुआ तो मैं सचमुच ज्योतिष शास्त्र को झूठा समझूंगा और मान लूंगा कि मेरा ज्योतिष अध्ययन बेकार चला गया। वह लकड़हारे को छोड़कर उज्जैन नगरी को चल पड़े। काफी चलने के बाद राजमहल पहुंचकर उन्होंने विक्रमादित्य से मिलने की इच्छा जताई। जब विक्रमा सामने आए तो उन्होंने उनसे अपना पैर दिखाने की प्रार्थना की। विक्रम का पैर देखकर ज्योतिषी सन्न रह गया। उनके पांव भी साधारण मनुष्य के पांव जैसे ही थे। उन पर वैसी ही आड़ी तिरछी रेखाएं थी, कोई कमल चिन्ह नहीं था। ज्योतिषी को अपने ज्योतिष ज्ञान पर नहीं बल्कि पूरे ज्योतिष शास्त्र पर संदेह होने लगा। वह राजा से बोला, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि कमल चिन्ह जिसके पांव में मौजूद हो वह व्यक्ति राजा होगा। वह राजा ही, मगर यह सरासर असत्य हुआ और ज्योतिष शास्त्र फेल हो गया। जिसके पांव पर मैंने यह चिन्ह देखे वह पुश्तैनी लकड़हारा है। दूर दूर तक उसका संबंध किसी राजघराने से नहीं है। पेट भरने के लिए जी तोड़ मेहनत करता था तथा हर सुख सुविधा से वंचित है। दूसरी ओर आप जैसा चक्रवर्ती सम्राट है, जिसके भाग्य में भोग करने वाली हर चीज है, जिसकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई है। आपको राजाओं का राजा कहा जाता है, मगर आपके पांव में ऐसा कोई चिन्ह मौजूद नहीं है। राजा को हंसी आ गई और उन्होंने पूछा, क्या आपका विश्वास अपने ज्ञान तथा विद्या से उठ गया है? ज्योतिषी ने जवाब दिया, बिल्कुल, मुझे अब रत्ती भर भी विश्वास नहीं रहा। उसने राजा से नम्रता पूर्वक विदा लेते हुए अपने मित्र से चलने का इशारा किया। जब वह चलने को हुआ तो राजा ने उसे रुकने को कहा। रुक जाओ। दोनों ठिठक कर रुक गए। विक्रम ने एक चाकू मंगवाया तथा पैरों के तलवों को खुरचने लगा। खुरचने पर तलवों की चमड़ी उतर गई और अंदर से कमल के चिन्ह स्पष्ट हो गए। ज्योतिषी को हतप्रभ देख विक्रम ने कहा, हे ज्योतिषी महाराज, आपके ज्ञान में कोई कमी नहीं है, लेकिन आपका ज्ञान तब तक अधूरा रहेगा जब तक आप अपने ज्ञान की डींगे हाँकेंगे और जब तक उसकी जांच करते रहेंगे। मैंने आपकी बातें सुन ली थी और मैं ही जंगल में लकड़हारे के भेष में आपसे मिला था।
मैंने आपकी विद्वता की जांच के लिए अपने पांवों पर खाल चढ़ा ली थी ताकि कमल की आकृति ढक जाए। आपने तब कमल की आकृति नहीं देखी तो आपका विश्वास ही अपनी विद्या से उड़ गया। यह अच्छी बात नहीं है। विद्या पर, अपने विद्या पर भरोसा रखो, विद्या गलत नहीं होती। यह बातें सुनकर वह पुतली कहती है, विषय में पुतली कहती है, महाराजा भोज, क्या आपके अंदर यह गुण है? अगर आपके अंदर यह गुण है तो आप सिंहासन पर विराजमान हो सकते। अगर ये ज्ञान नहीं है तो आप इस पर विराजमान नहीं हो सकते। महाराजा भोज 2 मिनट के लिए रुकते हैं और उस दिन की सिंहासन पर बैठने की आस छोड़कर फिर राजमहल वापस चले जाते। रात भर सोचने के बाद फिर अगले दिन सिंहासन पर बैठने के लिए जैसे आते हैं, 21वीं पुतली कहती है, महाराजा भोज, अभी आप रुक जाइए। क्या आपके अंदर महाराजा विक्रमादित्य के ज्ञान मौजूद है? फिर महाराजा भोज हाथ जोड़कर उस पुतली से कहते हैं, हमें आप बताइए क्या है कि शाहमा ज्ञान, वो भी हम सीखना चाहते हैं। तो दोस्तों, क्या है कि शाहमा ज्ञान, उसको हम अगले भाग में देखेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। फिर मिलते हैं अगले कहानी में, अगले वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए, खुशियां मनाइए।